हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को कवर किया था और आज का आपका जो लेक्चर है 15 नंबर का है और इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं ये एमसीक्यू किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लगता है इस क्लास का हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और फिर आप यहाँ पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे और स्क्रीन पे आपको पहला एमसीक्यू शो भी हो रहा है। ये कह रहा है कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एंजाइम्स व्हिच एक्सीलरेट देयर एक्शन इज कॉल्ड। यानी कि आपके एंजाइम में नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जो कि अपने रिएक्शन को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका को एंजाइम, हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम या फिर आपके नॉन ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स होते क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे एंजाइम की तो क्या होते हैं, ये आपके कैटालिस्ट ही होते हैं। क्या होते हैं, आपके कैटालिस्ट ही होते हैं। लेकिन ये किस प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं, कि आपके बायोकेमिकल को ही केवल कैटालाइज कर रहे होते हैं। किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को ही केवल कैटालाइज कर रहे होते हैं। यानी कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीनियस या फिर कहिए कि प्रोटीन से बना हुआ एक पार्ट है जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, या तो रिएक्शन को बढ़ाएगा या तो रिएक्शन को घटाएगा। तो उसे हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंजाइम की अगर बात करेंगे तो ये आपके दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक आपका यहाँ पे होता है क्या, एक आपका होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, क्या होता है आपका प्रोटीन पार्ट। तो बच्चों अगर बात करेंगे नॉन प्रोटीन वाले पार्ट की तो उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग को एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसको, उसको हम को एंजाइम के नाम से जानते हैं। और जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट है इसको हम लोग एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और अगर बात करेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है और प्लस आपका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और यही जो आपका होलो एंजाइम है पूरी तरह से फंक्शन कर सकता है। यानी कि केवल अगर को एंजाइम है तो आपका जो है एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, अगर केवल एक आपका एपो एंजाइम वाला पार्ट है तब भी आपका जो है एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। यानी कि होलो एंजाइम जब बनेंगे यानी कि दोनों एंजाइम आपस में कनेक्ट होंगे तब जाके आपका जो एंजाइम है वो फंक्शनेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या, अगर यहाँ पे बात करेंगे एक स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका एक होलो एंजाइम है यानी कि इसमें आपके को एंजाइम प्लस आपके एपो एंजाइम दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं। और एक आपका यहाँ पे कैटालिटिक साइट है। कैटालिटिक साइट क्या होता है, कैटालिटिक साइट वो साइट होती है जहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो अकर होता है। यानी कि यहीं पे आपका जो सबस्ट्रेट है क्या है, जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका यहाँ पे आके जुड़ेगा और उसके बाद में आपका सबस्ट्रेट का जो है रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में बच्चों यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटालिस्ट यानी कि जो भी आपके एंजाइम हैं ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन में भाग तो लेते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसमें घुलते नहीं है। मतलब कि वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने इस एंजाइम को किसी रिएक्शन को करने के लिए डाला, ठीक है, मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट आया और ये आपका एंजाइम था, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, लेकिन ये जो आपका एंजाइम है जैसे पहले था वैसे भी बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अच्छा, ये को फैक्टर क्या होते हैं, को फैक्टर कह सकते हो कि आपके इनऑर्गेनिक वाले सबस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक आपके कह सकते हो सबस्टेंट होते हैं या फिर आपके साइट होते हैं। ठीक है, तो इसको को फैक्टर कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि को फैक्टर और आपका को जो फैक्टर है ये आपके को एंजाइम से मिलकर ही आपका बना होता है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे पता चल गया कि नहीं चल गया। देखिए राइट आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर होगा आपका को एंजाइम, क्योंकि नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट है वो आपका को एंजाइम है, जो आपका एपो एंजाइम है वो आपका प्रोटीनियस पार्ट है, और आपका जो होलो एंजाइम है ये इन दोनों का क्या होता है,
कॉम्बिनेशन होता है। कई बच्चों का शिकायत रहता है कि सर आपने एक्सप्लेनेशन तो कर दिया लेकिन आपने आंसर नहीं बताया। तो बच्चों ये बताओ, जब हमने सारी एक्सप्लेनेशन कर दी तो आपको क्या इसका आंसर नहीं पता चलता है? पता चल जाता है। तो प्लीज कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर छूट जाता है बताने में, तो आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को समझ के पता कर लिया करिए कि आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द एंजाइम व्हिच कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट में ही आपके एज ए ऑक्सीडेशन के रूप में काम करेगा और आपके एक रिडक्शन के रूप में काम करेगा। मतलब क्या हुआ कि एक आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका जो सबस्ट्रेट है, इसी सबस्ट्रेट का मान लीजिए कि A प्लस बी दो आपके सबस्ट्रेट थे, तो इसमें कह रहा है कि एक का क्या होगा, एक का आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एक का आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और आपका एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस प्रकार के एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के एंजाइम में ऑप्शन है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज और आपका लिगेज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या होगा, आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है इसमें दोनों प्रकार की रिएक्शन होते हैं, सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन भी होगा और आपका रिडक्शन भी होगा, तो इसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। हाइड्रोलेज का क्या मतलब हो जाता है, एस्टियो मॉलिक्यूल का क्या होना, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट में जो आपका एस्टियो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि जो पानी वाला मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ट्रांसफरेज का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी ए प्लस बी आपका कह सकते हो कि सबस्ट्रेट है, इनका क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और एक नए प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसको हम ट्रांसफरेज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। लिगेज क्या होते हैं? लिगेज का मतलब हो जाता है कि जो आपके ए प्लस बी जो सबस्ट्रेट हैं, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और इनका जो ब्रेक डाउन है एक कई मैकेनिज्म पर आपका निर्धारित होता है, कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के तहत इनका जो है टूटना नहीं होता है। ब्रेक डाउन जो होता है सबस्ट्रेट का टूटना, वो आपके किसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म पे नहीं आधारित होता है, अलग अलग प्रकार के आपके केमिकल मैकेनिज्म है बॉन्ड को तोड़ने का, उस पे आपका ये निर्धारित होता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना चाहिए, मुझे लगता है इसको हम इरेज करके कुछ और पॉइंट को आपको कवर करा देते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल क्या है, तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोलेज क्या है, ट्रांसफरेज क्या है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, लेकिन इनका जो एग्जाम्पल है आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जो आएगा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का क्या होता है, आपका कह सकते हो एंजाइम है। प्लस एक आपका आता है साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये क्या है, ये आपके कह सकते हो ऑक्सीडो रिडक्टेज के एग्जाम्पल है। हाइड्रोलेज की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोलेज में आपका क्या आता है, आपका लाइपेज आ जाएगा, ठीक है, लाइपेज आ जाएगा, आपका पेप्सिन आ जाएगा, ठीक है, आपका पेप्सिन आ जाएगा। ये सब आपके किस प्रकार के हैं, ये आपके हाइड्रोलेज प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। ट्रांसफरेज की अगर बात करेंगे, ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करता है, तो आपका एक आपका हेक्साकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज या फिर हेक्साकाइनेज कहिए, और एक आपका ट्रांसमिनेज, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिनेज। ये दो प्रकार के आपके जो एंजाइम हैं, या फिर कह सकते हो कि दो प्रकार से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए ट्रांसमिनेज के लिए, ठीक है, ट्रांसफरेज के लिए। और अगर लिगेज की बात करेंगे तो लिगेज में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, लिगेज में जैसे कि आपका एल्डोज, ठीक है, क्या जाएगा आपका एक एल्डोज होता है, और एक आपका यहाँ पे फ्यूमरेट, दो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फ्यूमरेज, ठीक है, फ्यूमरेज, फ्यूमरेट नहीं फ्यूमरेज, ठीक है। तो लिगेजेज में आपके एल्डोज और आपका फ्यूमरेज, ये दो प्रकार के एंजाइम हैं जो कि इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और भी प्रकार आपके होते हैं आपके एंजाइम के, जैसे कि आपका हो जाता है आइसोमरेज। आइसोमरेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, उनका जो कह सकते हो कि रिएक्शन वाला ग्रुप होता है, उस रिएक्शन के ग्रुप को क्या करते हैं वो लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, उस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जो एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है उसको आइसोमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से 7 प्रकार के आपके जो है एंजाइम होते हैं, किसके हिसाब से, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए करके बताइएगा, ठीक है, किसके हिसाब से आपके 7 प्रकार यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। और जो बच्चे पैड बैच में हैं जरूर बताइएगा
कि जो 7 प्रकार हैं आपके एंजाइम के वो किस आधार पे आपके क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल। अब आप अगले आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd नंबर का एमसीक्यू है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ सेल। यानी कि आपका जो है ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो सेल के किस भाग में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट कर लेना, क्योंकि ये कह सकते हो कि थोड़ा सा डीप वाला एमसीक्यू है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला एमसीक्यू है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिएगा कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं आपके सेल के किस पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, या फिर कहें कि न्यूक्लियर फ्रैक्शन, या फिर कह दें कि इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, या फिर आपके ऑल ऑप्शन। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन की, तो ये दो तरीके से देखे जाते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन हो गया आपका, और एक आपका होता है इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन। अगर बच्चों एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो प्रक्रिया है आपके ग्लाइकोलिसिस की होती है। क्या होती है, आपके ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। और नोट कर लेना कि जो इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन है इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें बच्चों आपका होता है टीसीए साइकिल। क्या होता है आपका, टीसीए साइकिल कहिए या फिर कहिए कि क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ये जो साइकिल है आपके इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन में होता है। तो राइट आंसर तो आपका हो गया कि एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन में आपका जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका जो टीसीए है, ठीक है, टीसीए साइकिल जो है ये आपके इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल में फ्रैक्शन में आपका जो है वो आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो ध्यान दे रहे थे कि आपका जो है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम आपके मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन में है, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन में आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, बात आपको क्लियर है। अब आप लोग कमेंट करके बता देना कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे कहाँ पे है, यानी कि सेल की किस पार्ट में होता है, और आपका जो टीसीए साइकिल है आपके सेल के किस पार्ट में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर कहिए कि पॉइंट है, इसको आप लोग लर्न करिए और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो भाई जो एंजाइम की बात है ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा है कि कहाँ पे होता है, ये पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे, और आपके टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है वो आपके कहाँ पे पाए जाएंगे। बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 4 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है कि which method of glucose estimation can be performed directly on serum, plasma, cerebrospinal fluid or urine without deproteinization। यानी कि बिना डीप्रोटोनाइजेशन के बाद में हम लोग अपने ग्लूकोज का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, जैसे कि सीरम के द्वारा डायरेक्ट कर लें, या फिर प्लाज्मा के द्वारा, या फिर सीएसएफ के द्वारा, बिना डीप्रोटोनाइजेशन के द्वारा, तो वो कौन सा मेथड होगा। प्रश्न फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि वह कौन सा मेथड है जिसमें ग्लूकोज का एस्टिमेशन सीरम, प्लाज्मा, सीएसएफ के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें हम यहाँ पे बिना डीप्रोटोनाइजेशन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है आपका डैम मेथड, फोलिन बू मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर आपका ओ टालोडीन मेथड। तो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, ओ टालोडीन मेथड। इसमें हम लोग सीरम, प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ के माध्यम से हम लोग ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, और इसमें आपका विदाउट डीप्रोटोनाइजेशन के द्वारा ही आपका जो एस्टिमेशन है वो आपका डन यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करेंगे डैम मेथड, तो डैम मेथड क्या है, तो आपका यहाँ पे हो जाता है डाइसेटाइल मोनोक्साइम। ठीक है, डाइसेटाइल, ठीक है, डाइसेटाइल मोनोक्साइम मेथड, ठीक है, मोनोक्साइम मेथड। और ये आपका जो मेथड है किसके लिए किया जाता है, तो आपका ये जो है यूरिया के लिए किया जाता है। किसके लिए, आपके यूरिया के लिए बच्चों यहाँ पे आपका किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, आपके यूरिया के लिए यहाँ पे आपका किया जाता है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि बिलिरुबिन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज। यानी कि इनमें से कौन सा आपका जो बिलिरुबिन है जो कि आपके वाटर में इनसॉल्युबल है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर आपका यूरोबिलिनोजन। तो देखिए बच्चों, जो आपके इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, जो भी बिलिरुबिन आपके इनसॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो आपके क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। क्या है, आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, क्योंकि ये आपके जो बिलिरुबिन है आपके लीवर में नहीं पहुंच रहे होते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन में ही रह रहे होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। यहीं पे अगर बात करेंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो आपका ये लीवर तक पहुंच चुका होता है,
ठीक है, और आपके ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्शन करके आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना लेता है और ये आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका वाटर में, क्या हो जाता है सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, वाटर में आपका सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम लोग डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से भी जानते हैं। किसके? डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। और जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इनको हम इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ना कह के इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम क्यों पड़ा हुआ है? इनका जो एस्टिमेशन है उसके बेस पे पड़ा हुआ है। देखिए, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, तो जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं डाइजो रिएजेंट, ठीक है, क्या डाइजो रिएजेंट, ये क्या करता है डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन डाइजो रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है, और फिर अपना एस्टिमेशन दे देता है, जो मात्रा है उसका पता लग जाता है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। और जो आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये आपके डाइजो रिएक्शन के साथ, ठीक है, डाइजो रिएजेंट के साथ, ठीक है, डाइजो रिएजेंट के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करता है। इसके लिए किसी दूसरे प्रकार के मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब ये डाइजो रिएजेंट के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं किया, एक मीडिएटर बीच में आया, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं, और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसको हम लोग किसके नाम से? इसको हम लोग डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना हुआ आपका? 120 दिन हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब भाई 120 दिन बाद आपका ये कहाँ पे आएगा? आपका एंडोथेलियल रेटिकुलर सिस्टम में आएगा, यानी कि आपके स्प्लीन में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? आपके स्प्लीन में आएगा। स्प्लीन में आपके क्या पाए जाएंगे? माइक्रोफेजेज यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, माइक्रोफेजेज पाए जाएंगे। ये माइक्रोफेजेज क्या करेंगे? इस आपके आरबीसी को किल कर देंगे। साफ साफ समझिए कि आरबीसी को ये किल कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे किल करेंगे तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा? यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? आपका हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। भाई देखिए, हमारी बॉडी क्या है? बहुत चालाक है। चालाक का मतलब ये हुआ, जिस चीज की हमें जरूरत है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज इंटेक किया और उसमें आपको उस चीज की जरूरत है, तो वो उस चीज को पकड़ के रखती है, और उसको लगता है कि ये चीज हमारे लिए जरूरत नहीं है, तो उसको तुरंत क्या करती? बाहर निकाल के फेंक देती है। इसी प्रकार से जो मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं आपके बॉडी में, यानी कि काम करने के बाद वो थक गए, थकने के बाद टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल वहां पे टूटते हैं, बॉडी को लगता है कि नहीं ये पार्टिकल से हमारा और काम हो सकता है, तो उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और जिसको लगता है कि नहीं ये खतरनाक है, इसको भाई बाहर ले जाओ। ठीक है, यूरिन के थ्रू या फिर फीकस के थ्रू क्या करो? बाहर ले जाओ। ठीक है, ये काम करती है। तो उसी प्रकार से आपका क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकला, और ये हीमोग्लोबिन में दो पार्ट, एक आपका हीम पार्ट, एक आपका ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, तो ग्लोबिन पार्ट से क्या पता चल जाता है? आपका एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट था, एमिनो एसिड टूट जाएगा। तो भैया बॉडी ने कहा भैया एमिनो एसिड तो अपने काम का है, बाद में फिर ग्लोबिन बनाएंगे या फिर अदर प्रकार का कोई प्रोटीन बनाएंगे, अगर ठीक ठाक रहा तो एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लो। फिर यहाँ पे हीम का दो पार्ट होता है। ठीक है, एक आपका Fe+2 यानी कि आयरन वाला पार्ट टूटेगा, और एक आपका पोरफायरिन यहाँ पे टूटेगा। ठीक है, पोरफायरिन। तो भैया आपकी बॉडी ने कहा कि आयरन, यार आयरन तो काम का चीज है, बाद में हमें आयरन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी आयरन की कमी है, महिलाओं में आयरन की कमी है। क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाद में जब हम हीमोग्लोबिन का फिर से सिंथेसिस करेंगे या फिर हिम पार्ट का सिंथेसिस करेंगे, तो इस आयरन का उपयोग कर लेंगे। तो आयरन को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो आपका प्रोटोपोरफायरिन या फिर जो आपका पोरफायरिन है, बॉडी ने कहा भाई नहीं ये खतरनाक है, इसको बाहर ले जाओ। ठीक, तो वो क्या करेगी? इसको बाहर ले जाने का काम करेगा। अब पूरा जो आपका पोरफायरिन है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या किया? कहा कि इसको भाई तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटो और फिर इसको बाहर करो, लेकिन इसको बाहर करो, ये हमारे लिए हानिकारक ही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? आपके प्रोटोपोरफायरिन या फिर पोरफायरिन का क्या शुरू हुआ? मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहले आपका हिम टूटा, हिम से आपका क्या है? पोरफायरिन वाला जो पार्ट है आपके बिलवर्डिन में कन्वर्ट होता है। किसमें? बिलवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलवर्डिन किससे कन्वर्ट होता है? किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो आपका हिम ऑक्सीनेज एंजाइम के प्रेजेंट में आपका जो है हिम जो है आपके बिलवर्डिन में कन्वर्ट होता है। फिर आपका ये बिलवर्डिन बिलवर्डिन रिडक्टेज के माध्यम से, ठीक है,
ये बिलवर्डिन बिलवर्डिन रिडक्टेज के माध्यम से क्या होता है, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में कन्वर्ट होता है। अब बात आती है कि ये बिलरुबिन क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ है। रिडक्टेज एंजाइम जहां भी काम करेगा रिड्यूस होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हुआ है तो बिलवर्डिन आपका किसमें आ गया, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में आ गया। अब ये जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ध्यान से सुनिएगा कि कहां पे हो रहा था, ये तोड़ मरोड़ कहां पे हो रहा था, आपके स्प्लीन में हो रहा था। ठीक है, आपके स्प्लीन में हो रहा था, यानी कि रेटो एंडोथेलियल सिस्टम में आपका हो रहा था। अब ये कह रहा है कि जो आपका ये बिलरुबिन बना है, या फिर कहिए कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बना है, ये आपकी स्प्लीन में था। अब इसको सर्कुलेशन में आने के लिए किसी की जरूरत है, किसी की सहायता चाहिए। तो सहायता किसका लेता है, यहाँ पे आपके प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। ठीक है, इस एल्बुमिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन एल्बुमिन से बाइंड करता है और फिर बाइंड करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में आता है, और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद आपका पहुंचता है कहाँ, आपके लीवर में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, आपके लीवर में पहुंचता है। अब भाई लीवर में क्या है कि एक आपका एंजाइम पाया जाता है, क्या, आपका यूडीपी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यूरानिल। ठीक है, क्या एंजाइम होता है आपका, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आपका क्या होता है, कमेंट करके बताओ। यूडीपी आपका एंजाइम होगा। ठीक है, यूडीपी आपका जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये आपके ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ में बाइंड करके आपका ये कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ यहाँ पे कंबाइन करके रिएक्शन करके कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ये आपके वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। क्या है आपका, वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि जब तक वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तब तक फर्दर आपके बाहर निकल के नहीं जा पाएगा। इसीलिए आपका एक कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन वाटर में सॉल्युबल हो गया, और ये जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है ये आपके वाटर में इनसॉल्युबल था। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन किसमें सॉल्युबल था, तो जो मेथिल अल्कोहल है, ठीक है, मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल में आपका ये सॉल्युबल है, कौन, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन। ठीक है, तो कमेंट करके आपको क्या बताना है, यूडीपी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, आपका जो एंजाइम है यूडीपी, इसका आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म इसका बता देना है। ठीक है, आपको हमने बता दिया एरुंडीन, एक हमने बता दिया, और लास्ट में बता देता हूँ आपका ट्रांसफरेज, दो हमने आपको बता दिया। डी का फुल फॉर्म लर्न करके कमेंट करके आप लोग यहाँ पे बताना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, आपका यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बना। अब फिर आपका ये इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में कुछ आपके बैक्टीरियल फ्लोरा होंगे, उसके बाद में कुछ आपका बैक्टीरिया फ्लोरा से रिएक्शन होके आपका यूरोबिलिनोजन वगैरह में कन्वर्ट होगा, और कुछ फीकस के माध्यम से, कुछ आपकी यूरिन के माध्यम से स्कीट आउट हो जाएगा, और कुछ आपके फिर से लीवर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कि सर्कुलेशन में जाके आपके लीवर में पहुंचेगा, और फिर वहां से आपका क्या होगा, फिर वही तोड़ मरोड़ का काम चलेगा, और ये प्रोसेस जो है आपकी चलती रहती है। बात आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो जो प्रश्न पूछा था ये आप भी क्लियर हो गया कि कौन सा यहाँ पे इनसॉल्युबल है, तो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन जो है आपके किसमें, आपके वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं पॉइंट, कि जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्जुगेटेड जो आपका बिलरुबिन है, ठीक है, ये आपके हेप्टिक, ठीक है, फिर कहिए कि जो आपका हेप्टिक जॉइंडिस है, हेप्टिक जॉइंडिस, ठीक है, हेप्टिक जो जॉइंडिस है इसमें जो आपका ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हेप्टिक जॉइंडिस में आपका जो है कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन इंक्रीज रहेगा। साथ साथ में आपका आपका जो अनकॉन्जुगेटेड वाला है ये भी आपका इंक्रीज रहेगा। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड वाला भी आपका क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। लेकिन अगर बात करेंगे, क्या कहेंगे, प्री हेप्टिक की बात अगर करेंगे, प्री हेप्टिक की बात, प्री हेप्टिक जॉइंडिस की बात किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन ये आपका क्या रहेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा आपके हेप्टिक जॉइंडिस के केस में। और अगर बात किया जाएगा पोस्ट हेप्टिक जॉइंडिस की, पोस्ट हेप्टिक जॉइंडिस की, पोस्ट हेप्टिक जॉइंडिस की, तो आपका क्या होगा, पोस्ट हेप्टिक जॉइंडिस के केस में बच्चों आपका जो डायरेक्ट बिलरुबिन है, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, डायरेक्ट जो बिलरुबिन है, या क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्री हेप्टिक में आपका अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ, कॉन्जुगेटेड में सॉरी हेप्टिक में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ा हुआ, और पोस्ट हेप्टिक में आपका जो है पोस्ट हेप्टिक में जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है उसका मात्रा क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। अब 6 नंबर का एमसीक्यू देख लीजिए, इन वन डे वर्क डाइजो रिएक्शन, वन डे वर्क डाइजो रिएक्शन में रीडिंग ऑफ डायरेक्ट बिलरुबिन इज टेकन इन व्हिच वेवलेंथ,
यानी कि वन डे वर्ग रिएक्शन जो हो रहा है आपका, इसमें जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो आपके किस ऑप्टिकल वेवलेंथ पे आपका जो है रीडिंग लिया जाता है, 420 nm पे, 460 nm पे, 700 nm पे, या फिर आपका 540 nm पे। ठीक है, तो बताइए कि किस रिएक्शन पे आपको, किस आपके वेवलेंथ पे आपका जो है रीडिंग लिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। और उससे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि वन डे वर्ग रिएक्शन जो है वो किस रिएक्शन के मतलब की बेस है, तो कह सकते हो कि मेलो एंड इल्विन। ठीक है, मेलो एंड इबिलिन। ठीक है, मेलो एंड इल्विन मेथड। ठीक है, ये आपका मेथड होता है बिलिरुबिन के एस्टिमेशन का, बिलिरुबिन के क्या होता है, ठीक है, बिलिरुबिन के एस्टिमेशन का, बिलिरुबिन एस्टिमेशन का जो है मेथड होता है। ठीक है, बिलिरुबिन के एस्टिमेशन का क्या है आपका मेथड है। इसमें जो है हम लोग डाइजो रिएजेंट का उपयोग करते हैं। क्या, डाइजो रिएजेंट का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, डाइजो रिएजेंट का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेलो एंड इल्विन मेथड किस पे बेस है, वन डे, ठीक है, वन डे वर्ग डाइजो रिएक्शन पे बेस है, और इसमें हम लोग डाइजो रिएजेंट का उपयोग करते हैं। किसका, डाइजो रिएजेंट का बच्चों यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। क्या आपका यहाँ पे वेवलेंथ होगा, भाई वेवलेंथ आपका क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपका 540 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के हिसाब से, इन ऑप्शन के हिसाब से आपका 540 क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रेंज हमने यहाँ पर नहीं देखा था, तो अगर बात करेंगे टोटल बिलिरुबिन की, ठीक है, टोटल बिलिरुबिन की, तो टोटल बिलिरुबिन कितना होता है भाई, टोटल बिलिरुबिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल बिलिरुबिन जो है अप टू 1 मिलीग्राम। ठीक है, अप टू 1 मिलीग्राम पर डीएल। और अगर आप करेंगे अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, यानी कि आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपका कितना रहेगा, अप टू 0.5 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, अप टू 0.5 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद में अगर यहाँ पे बात किया जाएगा किसका, डायरेक्ट बिलिरुबिन की, किसका बात किया जाएगा बच्चों, डायरेक्ट बिलिरुबिन की, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है आपका कितना हो जाएगा, अप टू, ये भी आपका 0.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। अगर इस साइड में कुछ कटिंग हो रही होगी, ठीक है, लिखने में कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा लिखने के बाद, तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लो, कई बार आपका क्या पूछा जाता है कि कितने वेवलेंथ पे कौन सा कलर आपका होगा, ठीक है, फिल्टर कलर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीक बता दिया है आपका एनएम, पास बैंड बता दिया और कलर बता दिया है। जैसे कि 420 पे आपका वायलेट, 440 पे आपका ब्लू, 490 पे आपका ब्लू ग्रीन, 520 पे आपका ग्रीन फिल्टर, और आपका 540 पे ग्रीन और येलो, 570 पे येलो, और 600 पे आपका ऑरेंज, और आपका 720 यानी 720 से अबव अगर जा रहा है तो आपका रेड या फिर कोई अबव। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो कि पीक हमने एनएम बताया, पास बैंड भी आप लोग देख लेना, यानी कि इसके बीच में जो रहेगा। और जो कलर है, ठीक है, फिल्टर पेपर जो है ये आपका कौन सा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर कौन सा यहाँ पे यूज होगा, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग जो है आपके सारे के सारे राइट वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर के एमसीक्यू पे आ जाइए। 7 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि इन ब्यूरेट मेथड ऑफ, इन ब्यूरेट मेथड फॉर टोटल प्रोटीन व्हिच कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एट एंड, यानी कि जब आप लोग ब्यूरेट मेथड का उपयोग करके टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन कर रहे हो, तो लास्ट में जो है कौन सा यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, येलो ग्रीन कलर का, या फिर आपका पिंक रेड कलर का, ब्लू वायलेट कलर का, या फिर आपका ग्रेस ग्रीन कलर का जो है आपका कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। बच्चों अगर यहाँ पे बात की जाएगी किसकी, अगर यहाँ पे बात की जाएगी ब्यूरेट मेथड का टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन, ब्यूरेट मेथड के द्वारा टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन, तो इसमें जो रिएक्शन होता है इस ब्यूरेट मेथड का, यानी कि जो इस मेथड में प्रिंसिपल बनता है वो क्या होता है, जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, जो आपका प्रोटीन है। और ब्यूरेट मेथड में जो आपका कह सकते हो कि जो आपका रिएजेंट है वो आपका मेन होता है क्यूप्रिक आयन। ठीक है, क्या होता है आपका क्यूप्रिक आयन। तो प्रोटीन प्लस क्यूप्रिक आयन जो है वो रिएक्शन करते हैं और वायलेट कलर का, ठीक है, क्या, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और किस माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। तो जो टोटल प्रोटीन है या फिर कहिए कि जो प्रोटीन है ब्यूरेट मेथड में आपका जो क्यूप्रिक आयन है इससे रिएक्शन होगा एल्कलाइन मीडियम में और वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू वायलेट कलर यहाँ पे आपका हो जाएगा
राइट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द यहाँ पे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि कलर जो कॉम्प्लेक्स बनता है ब्लू वायलेट का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ओडी कितनी लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी तो 530 nm, और 530 nm पे जो फिल्टर होगा वो आपका ग्रीन फिल्टर होगा। क्या होगा आपका ग्रीन फिल्टर यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल रेंज टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी का आप लोग नॉर्मल रेंज यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक है, 6 to 8 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, 6 to 8 मिलीग्राम पर डीएल आपका क्या हो जाएगा टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा बात ये हो गई कि ये आपका टोटल प्रोटीन था। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपको एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन करना है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एल्ब्यूमिन का अगर एस्टिमेशन करना है, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन किस मेथड के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ब्रोमो क्या हो जाएगा ब्रोमोक्रिसॉल, ब्रोमोक्रिसॉल, ठीक है, ब्रोमोक्रिसॉल मेथड। ठीक है, ब्रोमोक्रिसॉल मेथड या फिर ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड। ठीक है, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड आपका एल्ब्यूमिन के एस्टिमेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। बात आपको सही है कि टोटल प्रोटीन के लिए ब्यूरेट मेथड और एल्ब्यूमिन के लिए ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। बात क्लियर। आपका जो ब्यूरेट मेथड है उसमें टोटल प्रोटीन का जब रिएक्शन होगा मेथड के द्वारा तो कलर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका ब्लू वायलेट कलर का बनेगा। 530 nm पे हम लोग लेंगे ग्रीन फिल्टर पे, नॉर्मल रेंज 6 से लेकर 8 मिलीग्राम पर डीएल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर पे आओ। 8 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है कि सीरम एसिड फास्फेटेज लेवल इज इंक्रीज इन व्हिच कंडीशन। सीरम एसिड फास्फेटेज का जो लेवल है किस कंडीशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में, सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में, हेपेटाइटिस में, या फिर आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में। तो देखिए बच्चों की जो आपका ये एसिड फास्फेटेज है, ठीक है, एसिड फास्फेटेज एंजाइम, एसिड फास्फेटेज एंजाइम, ठीक है, एसिड फास्फेटेज जो आपका एंजाइम है ये एंजाइम मेनली दो तरीके जगह पे पाया जाएगा। ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि आरबीसी में भी पाया जाता है और एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है, मोर देन कह सकते हो कि 1000। ठीक है, 1000 से मोर टाइम आपका जो है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका जो है एसिड फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो अगर आपके सीरम में एसिड फास्फेटेज का लेवल बढ़ा है मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई बीमारी हो रही है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ कर अगर आप लोग प्रश्न को सॉल्व करोगे तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे, प्लस साथ में आपका अदर प्रकार के जो एमसीक्यू बन रहे हैं इन सभी से वो भी आपके तैयार होते यहाँ पे चल रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सारे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करिए, साथ में इसको लाइक भी किया करिए। ठीक है, बात आपको क्लियर है ना, तो इसको क्लियर करके रखिएगा क्योंकि गुरु दक्षिणा आपका क्या है, आपका लाइक और कमेंट ही होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका जो है 9 नंबर का एमसीक्यू है, और 9 नंबर का एमसीक्यू है कि इन रिस्पायरेटरी एल्कोसिस ब्लड पीएच इज, रिस्पायरेटरी एल्कोसिस की कंडीशन में ब्लड का पीएच क्या होगा। तो देखो एल्कोसिस का मतलब हो जाता है कि एल्कलाइन की साइड में बढ़ना। ठीक है, एल्कलाइन की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होना, मतलब कि पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा जब एल्कोलोसिस होगा तो ब्लड पीएच क्या होगा आपका हाई होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 नंबर के एमसीक्यू पे आ जाइए। 10 नंबर का एमसीक्यू है व्हिच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन आर सीरम टू डायग्नोसिस प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मस्ट है। ये कह रहा है कि व्हिच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन आर सीरम टू डायग्नोस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए कौन से हार्मोन को हम लोग यूरिन या फिर सीरम में डिटेक्ट करते हैं। T3 एंड्रोजन, ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन, या फिर आपका ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका HCG आपका हार्मोन है ये आपके डायग्नोस करने में मदद करता है आपके प्रेगनेंसी को। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि आपका जो T3 है वो किससे रिलेट है, तो आपका थायराइड जो ग्लैंड है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है, क्या समझेंगे यहाँ पे हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में समझेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में हम लोग यहाँ पे दो मेन कह सकते हो कि हार्मोन्स को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, एक आपका T3 और एक आपका T4, और एक आपका TSH जो होता है ये आपका कहाँ से, ये आपके आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। कहाँ से,
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आता है बच्चों। कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा अगर इसमें मिस्टेक होगा तो। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। टीएसएच जो है आपका ये, ठीक है, आपके प्रोड्यूस होगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। T3 T4 जो है आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। T3 का मतलब क्या हो जाता है? ट्राई आइडो, ठीक है, ट्राई आइडो, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन। और आपका T4 क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन हो जाता है, थायरॉक्सिन हो जाता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। HCG की अगर बात करेंगे तो HCG हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो आपके प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे आपका ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की अगर बात की जाएगी तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो ये प्रोड्यूस तो होता है, ठीक है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीटोसिन है प्रोड्यूस होगा आपके हाइपोथैलेमस में, लेकिन ध्यान रखना स्टोर कहाँ पे होता है भैया? स्टोर आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ पे? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका जो है आपका स्टोर होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, और जो स्टोर होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में आपका पाया जाएगा। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं भाई, इसका एक और नाम होता है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं लब हार्मोन। क्या कहते हैं? इसको हम लब हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लब हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि लब हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका लब हार्मोन होता है, प्रोड्यूस होता है आपके हाइपोथैलेमस से, स्टोर होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपके यहाँ पे हार्मोन है एक बार कमेंट करके बताइएगा एंड्रोजन आपका कहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, आपका जो एंड्रोजन है वो आपका यहाँ पे कहाँ से सिक्रीट या फिर प्रोड्यूस आपका होता है। और यहीं पे लब हार्मोन की अगर बात आ गई है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके बॉडी में जो है ब्यूटी, ठीक है, क्या आपके बॉडी में जो ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी बोन है वो कौन सा होता है? ठीक है, ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है आपका ब्यूटी बोन, ये आपको बताना है। ठीक है, किसे कहते हैं? आपकी बॉडी में कौन ऐसा बोन है जिसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है? तो एक अच्छा प्रश्न है, एक आप लोग इसको अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, गूगल करिए और वहां से आप लोग कंफर्म करिए, फिर कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिए। तो टोटल बच्चों हमारे पास 10 MCQ थे। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप लोग इन्हीं मजे को और भी इंक्रीज कर सकते हो और आप हमारे लक्ष्य बैच से जुड़कर बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि लक्ष्य बैच में केवल MCQ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड थ्योरी क्लास भी मिलेगी। उसके बाद में टॉपिक वाइज आपको MCQ क्लास मिलेगा, अट्रैक्टिव PDF नोट्स मिलेंगे और 20+ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो लक्ष्य बैच की अगर बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ में आपको ये बैच मिल रहा है। इसकी जो फी है आपकी 1000 ओनली है, यानी कि 1000 रुपये आपको केवल पे करने हैं। वैलिडिटी आपको जब से ज्वाइन करेंगे 8 मंथ की आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से जाके परचेज करिए। या अभी कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज करके कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।